हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी नेटवर्क में वेलकम स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस चैनल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा, इस टॉपिक में हम आपको डेफिनेशन तो बताएंगे, इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जो JEE और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आज के वीडियो में बच्चों आप सबको बहुत मजा आने वाला है। वैसे मजा तो हर दिन के वीडियो में आता है, लेकिन आज का वीडियो और ज्यादा खास होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। और आज के लेक्चर को आप जानते हैं ना, किसके साथ पढ़ रहे हैं बता सकते हैं? डॉक्टर फिरोज साहब के साथ आज का लेक्चर आप डिस्कस कर रहे हैं। यूं तो हर दिन का लेक्चर उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं, आज का भी उन्हीं के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ओके, शुरू करते हैं आज का हम लोग इंपॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसमें बारी बारी से मेरे प्यारे बच्चों हम कुछ आपको पॉइंट्स बताते हैं। जैसे आज का फर्स्ट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि आपको मालूम है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है मेरे बच्चों जिस पर, याद रखना, लिक्विड और सॉलिड स्टेट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होती है। तो आपको याद रखना है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ऑफ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है ना? तो आपको याद रखना है, पहला पॉइंट मैं लिख भी देता हूं। मैंने बताया द depression in freezing point, depression in freezing point of a liquid is that temperature at which liquid and solid state exist in equilibrium with each other तो पहला पॉइंट आपके सामने लिख चुका है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर मेरे बच्चों, दैट टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ओके ना? बोलिए, मजा आ गया। चलिए बेटा, दूसरी बात पर आते हैं, दूसरे सेंटेंस पर आते हैं। क्या आप जानते हो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो मेरे बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर बेटा लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? आपको याद रखना है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग freezing point of a liquid is that temperature at which liquid
and solid state of substance have same वेपर प्रेशर। शॉर्ट में लिख दिया बेटा, बुरा मत मानना, वेपर प्रेशर। ओके, तो आपने देखा कि फ्रीजिंग पॉइंट मेरे बच्चों वो टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर सर? अरे वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर एक जैसा हो जाता है, सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं। क्या है वो पॉइंट? तो सुनो बेटा, जब किसी लिक्विड में हम लोग नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं तो लिक्विड का वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, लोअर्ड हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो मैंने बताया कि जब हम लोग क्या काम करते हैं, अरे जब किसी भी लिक्विड में, लिक्विड मतलब सॉल्वेंट वगैरह में, जब हम लोग कोई भी नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस ऐड करेंगे तो याद रखना है मेरे बच्चों, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आइए इस लाइन को भी हम लोग लिख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, सब लोग ध्यान देंगे। हम लोग लिखेंगे यहां पर व्हेन नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute is dissolved in a pure solvent, then तो आपने देखा ना, when non volatile non electrolyte solute dissolve in a solvent, then क्या होता है बताया था ना, then decrease the vapor pressure of liquid लिख दो चाहे solvent लिख दो, then decrease the vapor pressure of the liquid, lower the vapor pressure of the liquid। तो आपने देख लिया ना, समझ में आ गया ना, आसान बात है कि जब हम लोग किसी नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, किसमें डिसॉल्व करेंगे? अरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, तो क्या होगा इससे? सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। आगे सुनो मेरी बात। क्या आप जानते हैं मेरे बच्चों कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, लिक्विड का मतलब सॉल्वेंट आप समझेंगे, लिक्विड TF0 एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TF, then depression in freezing point क्या हो जाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम कहते हैं डेल्टा TF। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाएगा T0F माइनस TF। ओके सर, ऐसा कैसे हो गया? अरे भाई, मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी सॉल्यूट में, सॉरी किसी भी लिक्विड में या सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे तो बच्चों वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और याद रखना, अगर वेपर प्रेशर कम हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बच्चों कम हो जाएगा। याद रखो, इसीलिए हमने क्या करा है, T0F यानी कि सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को लेस कर दिया। आप हमेशा याद रखना
कि इस कंडीशन में जो टी एफ नॉट होता है वो ग्रेटर होता है कंपेयर टू टी एफ, इसीलिए हमने ज्यादा वाले में से कम वाले को लेस कर दिया। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। चलिए, बहुत बढ़िया बात। अब क्वेश्चन आता है, सर आप इतनी देर से अलग अलग पॉइंट तो बता रहे हैं, लेकिन जो डेफिनेशन की हेडिंग डाली थी वो तो अब तक नहीं आई। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब उसी पॉइंट पर हम लोग आ रहे हैं। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप बोल देना, क्या बोल देना? द डिफरेंस बिटवीन freezing point of solvent and solution. The difference between freezing point of solvent and solution is called depression in freezing point, denoted by delta TF. Okay, तो मैंने क्या बता दिया? मैंने बताया कि डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस? तो आपको मालूम है सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आता है उसी को बोल देते हैं बेटा हम लोग क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम हो इतने में तो बता सकते हैं? मुझे लगता नहीं है, मैंने बहुत इजी एकदम स्माइलिंग स्पीड के साथ आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर करे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम है। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मैं आगे के लेक्चर्स में कोशिश करूंगा आप जो कहें उसको शामिल कर पाऊं। ओके, आगे बढ़ जाएं। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कैसे? अब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा कुछ डेरिवेशन टाइप की कुछ चीजें भी आएंगी, तो जगह की तो थोड़ी हमेशा कमी रहती है अपने पास, लेकिन चलो अपन अब स्टार्ट करते हैं, फिर रब अगर जरूरत पड़ी तो इसे रब भी कर लेंगे, ठीक है ना? आइए, क्या करने जा रहे हैं अपन लोग? अपन लोगों को बेटा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के फॉर्मूले निकालना है, यानी कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट से आप मॉलिक्यूलर मास या फिर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के जो फॉर्मूले हैं वो कैसे आएंगे, तो उसके लिए हम लोग एक रिलेशन पढ़ रहे हैं, वो आप देखिए जरा। मैंने आपको पिछले बार भी इस तरीके का क्वेश्चन कराया था पिछले वीडियो में। बेटा आप देखिए, बेटा डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी नॉट माइनस पी एस। याद करो, मैंने कहा था कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, यानी जो वेपर प्रेशर में कमी आ रही है, जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। इसको बोल रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके मेरे बच्चों? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आ भी गई और सबको ऑलरेडी शायद मालूम भी होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ पर आ गए। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। अब बच्चों ये रॉल्स लॉ क्या कहता है? तुम्हें याद है रॉल्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? अरे हम लोगों ने पिछले उसमें निकाला नहीं था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू था डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन था बच्चों एम बी इंटू डब्ल्यू ए। हाँ सर, याद आ गया, बहुत बढ़िया। वो तो याद आ नहीं था, हम लोग पहले पढ़ ही चुके थे, है ना? तो अपन लोगों ने बच्चों ये फॉर्मूला निकाल लिया। बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं, पी नॉट का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और मेरे बच्चों इंटू हो जाएगा पी नॉट। ये हमने लिख दिया बच्चों पी नॉट, ठीक है? अब सुनो मेरी बात बच्चों, जो सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट, उसका वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का जो मोलर मास है वो हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। क्यों? अरे कोई भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट हो, उसका वेपर प्रेशर आपको मालूम है फिक्स होता है ना? होता है ना? कोई भी सॉल्वेंट हो उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो फिक्स होता है, और मॉलिक्यूलर मास भी फिक्स होता है। तो हम चाहे तो कांस्टेंट मान सकते हैं। किसे मान सकते हैं? हम लोग लिख दे रहे हैं यहां पर क्या, फॉर a pure solvent
P नॉट एंड Ma मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज कांस्टेंट। ये बच्चों हमने इसे दोनों को P0 को और Ma का मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को हम बेटा कांस्टेंट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब बच्चों हमें क्या करना है इसके बाद, जब ये कांस्टेंट हो गया तो देखो ये भी खत्म, ये भी खत्म, और हमारे पास आ गया P0 माइनस PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे कांस्टेंट मान लिया ना तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आ सकता है, हटा रहा है P0 को भी Ma को भी, तो यहां आ जाएगा बच्चों WB अपॉन MB इंटू WA। ये आ गया मेरे बच्चों। बहुत बढ़िया। बेटा क्या तुम जानते हो P0 माइनस PS जो है वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। आप चाहो तो इसे डेल्टा P भी लिख सकते हो। तो डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WB अपॉन MB इनटू हो जाएगा मेरे बच्चों WA। और क्या तुम जानते हो जो डेल्टा P होता है यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मैं पहले ही बता चुका हूं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई ना बात समझ में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके है। तो आप चाहो तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हो डेल्टा TF। तो अगर आप चाहो तो आप जानते हो क्या लिख सकते हो, क्या सर, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WB अपॉन MB इंटू WA। ये लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं ना? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो आगे आ जाएं बच्चों। क्या आप जानते हैं अगर आप ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाएंगे तो आपके पास कांस्टेंट आएगा, इतना तो जानते हो ना? यस, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों डेल्टा TF इज इक्वल टू के, हमने कांस्टेंट को के मान लिया, WB अपॉन MB इनटू मान लिया हमने बच्चों WA। ओके, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाया, कांस्टेंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे सबको आएगा, कितना भी वीक बच्चा हो, जिसको कुछ ना आता हो उसे भी केमिस्ट्री आएगी समझ में। ये मेरा पहले दिन से आपसे प्रॉमिस था, ठीक है ना? तो कांस्टेंट आ गया मेरे बच्चों हमारे पास के। बच्चों अगर अब हमें कुछ कंडीशन फॉलो करना है, कंडीशन क्या है सुनो, इफ WB अपॉन MB इज इक्वल टू 1 मोल है, अगर हम WB अपॉन MB की वैल्यू 1 मोल ले लें। सर क्यों ले रहा है ऐसा? अरे भाई WB होता है मास ऑफ सॉल्यूट, MB होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है मोल के, ये दोनों वैल्यू मिलके मोल के इक्वल है, और हमने मोल को मान लिया 1, अगर हम 1 मान लें। और बेटा साथ में हमने जो WA है, WA है बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट, WA क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट को भी मेरे बच्चों हमने मान लिया 1 ग्राम। तो अगर हमने WB अपॉन MB को 1 मोल मान लिया, WA को हमने 1 ग्राम मान लिया, तो जानते हो ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो यहाँ पर, और WA की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो जानते हो आपको क्या मिलने वाला है? क्या सर? आपको मिलने वाला है डेल्टा TF इज इक्वल टू के। ओहो, यानी इन दोनों की जगह हमने 1 रख दिया है ना, और WA की जगह भी हमने क्या पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू किसके आ गया मेरे बच्चों? डेल्टा TF इज इक्वल टू आ गया मेरे बच्चों के इक्वल। ओके, तो पहली कंडीशन तो हमें ये मिल गई। आओ दूसरी कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं, वो भी जरा ध्यान देने वाली बात है। अगर मान लो मेरे बच्चों हमने मान लिया इफ WB अपॉन MB इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है सर, और WA इज इक्वल टू अगर हम 100 ग्राम मान लें तब क्या होने वाला है? तो बेटा अब हम लोग ये वैल्यू इसी वाले फॉर्मूले में फिर पुट करेंगे, है ना? ये वाला जो फॉर्मूला था इसी में फिर पुट करो अब ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा बेटा डेल्टा TF इज इक्वल टू, अब के की जगह तो के ही रहेगा, रहेगा कि नहीं? यस, और इन दोनों की जगह फिर से देखो 1 मोल आ जाएगा, तो 1 रख दो, अच्छी बात है, सो नहीं कर रहा, आप समझ जाओगे। और WA की जो वैल्यू है वो आपने 100 लिया है, तो यहाँ अपॉन में 100 आ जाएगा। तो देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू के अपॉन 100 आ रहा है। क्या आप जानते हैं बच्चों? क्या सर? के को आप क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। के को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और आप चाहें मेरे बच्चों तो के
कांस्टेंट है और 100 भी एक नंबर है, नंबर तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही होता है। तो इन दोनों की जगह हम चाहें तो एक न्यू कांस्टेंट ले सकते हैं के डैश। क्या लिख सकते हैं न्यू कांस्टेंट? के डैश। तो आप जानते हो इसे ऐसे भी लिख सकते हो क्या? k अपॉन 100 इज इक्वल टू के डैश। तो आपको मालूम है k इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू के डैश। बहुत बढ़िया सर। अब क्या करना है सर? अब इस वैल्यू को बड़े प्रेम से उठाना है और प्रेम से उठाते हुए इस वाली इक्वेशन पे, ये जो पहले वाली इक्वेशन थी, इस पे फिर से पुट कर देना है, सजा देना है। चलिए सजा देते हैं। जब हम लोग ये वाली के की जगह, ये जो के है ना, के की जगह ये वाली के की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 100 इंटू के डैश इंटू ये हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू बी, अपॉन में आ जाएगा बच्चों एम बी, इनटू में हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू ए। ये आ जाएगी इक्वेशन। बहुत बढ़िया सर। यानी ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया। मतलब एक फॉर्मूला तो हमें ये मिले था, चलो हम इस इक्वेशन फर्स्ट डाल दे रहे हैं। एक ये सॉल्विंग के बाद मिल गया इक्वेशन 2। बच्चों क्या आप जानते हैं यहां जो इस फॉर्मूले में जो मिला है ना, इसमें के डैश को हम क्या बोलते हैं? के डैश को क्या बोलेंगे? के डैश क्या है? तो सर हम बता देते हैं आपको। के डैश को आपको बोलना है मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलना है? मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या मेरे प्यारे बच्चों आप चाहो तो इसकी जगह मॉलिक्यूलर की जगह मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी लिख सकते हो। तो हम चाहे मॉलिक्यूलर लिखें चाहे हम मोलर लिखें, एक ही बात है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। बहुत बढ़िया सर। बेटा अब जब हमने यहां पर आ ही गए हैं तो एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। क्या सर? अब बेटा मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका यूनिट क्या होगा। यस, ये जरूरी बात है, इंपॉर्टेंट चीज है। जो के डैश है ना, मतलब जिसे हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल रहे हैं, बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट आपको याद रखना है केल्विन पर मोल होगी। ओके, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? केल्विन पर मोल या डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल हो जाएगी। ये आपके लिए एक अच्छा स्टार साइन पॉइंट है। बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ते हैं। वो अपन लोग देखो, जगह की बेचारे की हमेशा कमी रहती है। हम लोग हमेशा जगह का रोना रोते रहते हैं क्योंकि हमारे पास नहीं है इस टाइम पे, क्या हमारे पास वो बोर्ड नहीं है जिसको हम डिजिटल बोलते हैं। तो डिजिटल बोर्ड ना होने की वजह से जगह की कमी हमेशा पड़ जाती है। कोई बात नहीं, एक दिन वो बोर्ड भी हमारे पास जरूर रहेगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमें करना क्या है इसके बाद? अब मेरे बच्चों इसके बाद हम और आगे, अभी देखो ये दूसरी कंडीशन पड़ी। पहली इफ वाली कंडीशन ये आई थी, दूसरी इफ वाली आई, अब इफ वाली तीसरी कंडीशन क्या है? वो इफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज इक्वल टू, फिर से मान लिया हमने 1 मोल। बहुत बढ़िया। और डब्ल्यू ए इज इक्वल टू मान लिया मेरे बच्चों मैंने 1000 ग्राम। पिछले बार कितना माना था? देखो डब्ल्यू ए माना था 100 ग्राम। इस बार क्या मान रहे हैं मेरे बच्चों? 1000 ग्राम मान रहे हैं। अब क्या करेंगे? आओ आगे सॉल्विंग करते हैं। अब देखो बेटा क्या करना है, हम लोग यहां पर ये फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है ना डब्ल्यू बी अपॉन एम बी की और डब्ल्यू ए की, ये वैल्यू फिर से इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। हम हर बार इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर रहे हैं बेटा, फिर पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो क्या आएगा? के आ जाएगा, के आ जाएगा। बहुत बढ़िया। देखो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी की वैल्यू तो हम 1 मोल ले रहे हैं, तो 1 से तो कोई चेंज आएगा नहीं। और डब्ल्यू ए देखो नीचे है, इसकी वैल्यू हम 1000 ले रहे हैं, तो ये ले लिया। और क्या आप जानते हो के कांस्टेंट है, डेल और 1000 तो नंबर है वो कांस्टेंट है, तो इन दोनों की जगह एक न्यू कांस्टेंट ले लिया के एफ। अब ये सर के एफ क्या बोलेंगे इससे? यहां पर तो आपने बता दिया था के डैश को क्या बोलते हैं, के एफ को क्या बोलेंगे? एक मिनट रुक जाओ, बस बताता हूं आपको। तो आपको मालूम है के अपॉन 1000 इज इक्वल टू है के एफ। तो आप चाहो तो के इज इक्वल टू लिख सकते हो क्या? 1000 इंटू के एफ, ये लिख सकते हो।
बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया, मजा भी आ गया, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बच्चों हमें करना क्या है, अब हम मेरे बच्चों ये वाला जो वैल्यू है ना के की, ये उठाएंगे और सर कहाँ ले जाएंगे, अरे इक्वेशन फर्स्ट में। बार बार हम वही तो कर रहे हैं, वहां से वैल्यू उठा के लाते फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो के की जगह अब हम के की मेरे बच्चों ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, अरे इक्वेशन हमें मिल जाएगी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये मेरे बच्चों मिल जाएगी इक्वेशन। बहुत बढ़िया सर, यहाँ के एफ तो आपने अभी तक बताया नहीं, अरे अब बताऊंगा ना मैं आपको। यहाँ के एफ को क्या बोलते हैं, के एफ को मेरे प्यारे बच्चों हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। सर उसे क्या बोला था, उसे बोला था मैंने पहले वाले इक्वेशन में जो के डैश आया था ना, ऐसे बोला था मोलर। तो क्या सर मोलर और मोलर अलग हो, यस बेटा अलग अलग है। तो ये है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। ये कौन सा कांस्टेंट है बेटा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ओ लो, पूरी जगह खत्म हो गई भाई साहब, अब मैं कहां लिखूं। तो यहां के एफ को बोल रहे हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और बच्चों अभी भी मेरा पार्ट रह गया है इसका भी, इसके नीचे भी और मुझे जाना था। तो ये के एफ हो गया मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। बेटा जब इतनी बातें करनी है तो दो बातें और जान लो जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या, तो बेटा के एफ से रिलेटेड पहली बात तो ये है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ के एफ। के एफ की यूनिट क्या होती है, तो बच्चों मैं आपको थोड़ी देर में अगर यूनिट बता दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे, नहीं क्यों नहीं मान, क्योंकि मैं चाहता हूं जब मैं यूनिट बताऊं तो आपको यूनिट समझ में भी आ जाए कि ये क्यों हो रही है यूनिट, है ना। तो चलो एक स्टेप और आगे, इसको और आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब जगह नहीं है बेटा तो मैं तो ऊपर जा रहा हूं। ऊपर का मतलब बेटा सबसे ऊपर का नहीं है, बोर्ड में हम ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, यही वाली इक्वेशन लिख रहा हूं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू था, ऐसे मैंने लिख दिया के एफ इंटू लिख दिया 1000 इंटू लिख दिया डब्ल्यू बी अपॉन लिख दिया एम बी इंटू लिख दिया डब्ल्यू ए। अरे सर ये आपने क्या कर दिया, नीचे तो 1000 इस तरफ था, के एफ उस तरफ था, आपने के एफ यहाँ लिख दिया। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, हम आगे का स्टेप बना रहे हैं इससे। मालूम ये जो वैल्यू है ना बच्चों, ये वैल्यू जो दिख रही है, ये बच्चों मेरे मोलैलिटी के इक्वल होती है। आप देख लेना स्टार्टिंग का वीडियो, सेकंड वीडियो में शायद मैंने या थर्ड में पढ़ाया मैंने मोलैलिटी, समझे ना, थर्ड फोर्थ में पढ़ाया शायद, थर्ड में नहीं। तो बेटा उसको आप देख लेना। तो वहां पर आप क्या देखेंगे कि ये जो वैल्यू है 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये इक्वल है मेरे बच्चों मोलैलिटी के। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आ गया सर, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू है मेरे बच्चों के एफ इंटू मोलैलिटी। अब क्या करना चाहिए बेटा, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्या, आप प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल अगर यहां लगाओगे तो के एफ गायब हो जाएगा। यस सर बिल्कुल गायब। तो ये भी एक कंडीशन बन के आ गई, यानी डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा मोलैलिटी। बहुत बढ़िया, ये एक रिलेशन आ गया, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि डेल्टा टी एफ जो होता है यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो बच्चों मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत बढ़िया सर, यूनिट तो अभी तक आपने बताई नहीं। अरे अब मैं वहीं पे आ रहा हूं, आप ये वाला स्टेप देख लो, ये वाला स्टेप, ये जो हम स्टेप है ना ये वाला, इसी स्टेप को हम बता रहे हैं। हमें मोलैलिटी निकालना है के एफ की। तो मैं आपको बता दूं कि के एफ की यूनिट होती है बच्चों क्या, केल्विन पर मोलैलिटी। क्यों सर, अरे भैया जो डेल्टा टी एफ है वो आप केल्विन में भी ले सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में भी ले सकते हैं। अगर आप इसी इक्वेशन को अरेंज करके लिखो तो के एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तुम खुद बताओ,
डेल्टा टी एफ अपॉन मोलैलिटी आएगी, तो यूनिट बन जाएगी केल्विन पर मोलैलिटी, या केल्विन मोलैलिटी इनवर्स भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह चाहें तो केल्विन की जगह डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलैलिटी भी आप लिख सकते हैं। ये भी मेरे बच्चों इसकी यूनिट बन सकती है, डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलैलिटी। यानी मैंने देखो ये और लिखा हुआ है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, और माने होता है अथवा, हिंदी में और का मतलब अथवा, अथवा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अच्छा एक बात और है, एक यूनिट इसकी और हम लोग यूज करते हैं, क्या हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स, ये भी इसकी हम लोग यूनिट ले सकते हैं। तो मेरे बच्चों ये मैंने आपको यूनिट्स बता दी। क्या बच्चों जानते हो नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया, वो पूछा गया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। उसने नीट में क्वेश्चन पूछा कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। तो भाई साहब कोई नई बात नहीं है, ये मैंने शायद एलिवेशन बोल गया, मैंने गलत वर्ड बोल गया। वो पूछेगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। वैसे मैं इतना बता दूं, जो रिलेशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में, मोलर एक वर्ड है मोलर, एक है मोलर, तो थोड़ा मिलते जुलते लगते हैं। तो जो रिलेशन बेटा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बीच में था ना, वही सेम रिलेशन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के बीच में है। तो सर वो क्या है वो, तो बेटा उस वाले को मैं सोच रहा हूं, रिलेशन को बताने के पहले एक काम करो, अपन लोग ये रिलेशन तो पढ़ते ही रहेंगे, अभी और भी कई चीजें पढ़ना है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट्स वगैरह इसका बढ़िया तैयार करो, और उसके बाद मैं से रब करके फिर मैं बताता हूँ आपको। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हो गया होगा ना, ओके बढ़ूं आगे, ओके। इसको पहले रब कर दिया जाए। मेरे देश की धरती सोना, चलिए बेटा अब ड्राई रबिंग की बारी आ चुकी है, और इस तरीके से बड़े बड़े मजे से हम लोग सफाई में जुटे हुए हैं। इतनी सफाई भी कोई करता है क्या? हाँ या बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चों अब हम लोग आगे की बात पे आते हैं। जगह की कमी अब नहीं पड़ेगी अपन को फिलहाल थोड़ी देर तक। अब मैं ये कहने जा रहा था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या है रिलेशनशिप, आइए देख लेते हैं। आपको याद रखना है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है 10 इंटू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये है बच्चों मेरे पहला रिलेशन आपके पास। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू है 10 इंटू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है, अभी और मजा आए। आगे सर, क्या आप जानते हैं? हम सर कुछ नहीं जानते, आप ही बता दीजिए सर। ओके आगे बताते हैं। क्या आप जानते हैं मेरे बच्चों कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड,
इस मेथड से मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज किया जाता है? अरे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड है। इस मेथड से अगर हमें किसी सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो वो किस मेथड के थ्रू किया जाता है? तो मेरे बच्चों ये इंपॉर्टेंट स्टार साइन पॉइंट है, आपको याद रखना है, दो मेथड के थ्रू किया जाता है। कितने मेथड के थ्रू? दो। तो मॉलिक्यूलर मास, यार मार्कर सही नहीं चलना, दूसरा लिया, ये आ गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट बाय टू मेथड्स। कौन कौन से टू मेथड्स? पहला मेथड सुन लो बच्चों, पहला मेथड है बैकमैन मेथड। कौन सा मेथड है? बैकमैन मेथड। और दूसरा कौन सा मेथड है जानते हो? राष्ट्र कपूर मेथड है। ये कैसा है? राष्ट्र कपूर, हमने तो राज कपूर नाम सुना था हीरो का, नहीं बेटा है। चलिए इसका नाम राष्ट्र कपूर। कपूर माने होता है कैम्फर। तो ये वो कपूर खानदान वाले कपूर नहीं है, करिश्मा कपूर और करीना कपूर वाला नहीं फैमिली है। ये है मेरे बच्चों कैम्फर। आपको मालूम है ना, कैम्फर को हम लोग हिंदी में कपूर बोलते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा वर्ड यूज कर दिया। तो पहला मेथड है बैकमैन मेथड, ठीक है ना, और दूसरा है राष्ट्र कैम्फर मेथड। बात समझ में आई ना? राष्ट्र कैम्फर मेथड आ गया। तो पहला मेथड बैकमैन मेथड मेरे बच्चों, और दूसरा मेथड है राष्ट्र कैम्फर मेथड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जब भी आपको कैलकुलेट करना हो तो आप यूज कर सकते हैं। बच्चों एक बात है जो रह गई, मतलब थोड़ा मुझे 1 मिनट पहले बता देता तो बड़ी अच्छी होती, लेकिन रह गई तो कोई बात नहीं, अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अब सुन लो, वो क्या है मेरे बच्चों? जो बात रह गई है वो ये है कि जो KF है ना, KF, अब ये मैंने कहा था, इसे आप क्या बोलते हो? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हो ना? यस सर। बेटा इसका एक नेम और है, आपने सुना भी होगा, दैट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो चलो इसका ये नाम भी मालूम होना चाहिए, CRYO, क्रायो, SCO, PIC, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी मेरे प्यारे बच्चों इसे हम लोग बोल सकते हैं। यस सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। बच्चों अगली एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं। अब सर कौन सी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुनो पहले। बेटा जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बेटा वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अरे सर ये तो आप पहले ही बता चुके थे। यस बता चुका था, लेकिन मेरे रहा नहीं गया, मुझे लगा यार एक बार फिर से बता दूं ताकि टॉपिक के साथ में ये छूट ना जाए। टॉपिक तो चल ही रहा, तो आपको याद रखना है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। और जब ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है तो किस पर डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ पार्टिकल पर। ये नेचर ऑफ पार्टिकल पर कभी डिपेंड नहीं करेगी, याद रखना ना। यस सर। तो आपको मालूम है डेल्टा TF is a colligative property. It is depends on number of particles. Okay, number of particle. It is not depends on nature of particle, nature of solute. In nature विचर पर डिपेंड नहीं करेगी, केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी।
बहुत बढ़िया। आगे सुनो बेटा, जो डिप्रेशन मतलब जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है मेरे बच्चों, इसकी आपको कुछ वैल्यूज बता दें। वैल्यूज मतलब जैसे वाटर के लिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, साथ में उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो तो 0 होता है और वो 1.86 होता है। इसी तरीके से एक लिस्ट आपको मैं पूरी बता रहा हूँ, वो लिस्ट आप लोग देखना, जरा देखना। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लिस्ट बता रहा हूँ, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट of solvent and molar depression constant। बेटा आज के वीडियो मालूम मुझसे एक छोटी गलती बीच बीच में हो रही है, और मैं गलती छुपा तो पाऊंगा नहीं आपसे, आप तो वैसे ही पहचान लोगे। और वो गलती ये हो रही है, कई बार डिप्रेशन की जगह मुझसे धोखे से एलिवेशन वर्ड भी, मतलब एक दो जगह तो आया है एलिवेशन तो मैंने बताया, लेकिन कई जगह डिप्रेशन की जगह धोखे से एलिवेशन, सॉरी सॉरी, कई एक दो जगह ऐसा हुआ कि मुझे बोलना डिप्रेशन था और धोखे से मैं एलिवेशन बोल रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा, मुझे मालूम है जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये वाली प्रॉब्लम नहीं लगी, आपको फील नहीं होगी, बस आपको ये लगेगा देखो सर गलत बोल रहे हैं, है ना। इतना मुझे मालूम, मेरे बच्चे सब मैनेज कर लेंगे इतना तो। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले मैं आपको इस लिस्ट में लेता हूं वाटर। क्या आप जानते हैं बच्चों, जो वाटर होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर हम बात करें कि वाटर का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कितना है तो 1.86 होता है। ये वाटर का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बताया, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये इसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब वाटर के अलावा क्या ले लें, जैसे इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मेरे बच्चों माइनस में होता है 114.6, और इसका जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आएगा ना इथेनॉल का, वो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, वो आ जाएगा 1.99। इथेनॉल के बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म पर। जो क्लोरोफॉर्म होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है बेटा, यह है 63.5, लेकिन माइनस है ना। और बेटा इसका क्या आ जाएगी वैल्यू, इसकी आएगी 4.74 के आसपास। इसके बाद आ जाएगा बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका जो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है वो हो जाएगा बेटा माइनस का 22.8, और वैल्यू है 29.80। और बेटा इसके बाद आ जाएगा, हम लोग बेंजीन ले सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बेंजीन, इसका फ्रीजिंग पॉइंट प्लस में होता है 5.5, और इसका जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आएगा बच्चों वो आएगा 5.12। इसके बाद हम लोग चाहें तो कैम्फर भी ले सकते हैं। कैम्फर, कैम्फर में बच्चों आपको याद रखना है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 179 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका जो वैल्यू है वो 39.70 है। इसे आप चाहो तो बेटा 40 भी मान सकते हो, 40 भी हम लोग कई बार यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेटा वो लिस्ट आ गई जो हमें मालूम होना चाहिए, हमें रट लेना है, लर्न कर लेना है। मतलब कम से कम फ्रीजिंग पॉइंट ना भी लर्न कर पाए तो चलो ठीक है, लेकिन ये हमें मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट तो लर्न कर लेना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने उनके बारे में आपको मेरे बच्चों पूरी इंफॉर्मेशन आपको इसकी मैंने दे दी, ठीक है ना। वैसे कुछ और भी हैं जैसे नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, लेकिन बेटा वो कम यूज होंगे, तो अभी फिलहाल आपके लिए इतना मेरे ख्याल से काफी हो। कभी आगे होगा तो मैं आपको जब रिवीजन में या फिर कुछ स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा तो वहां मैं कुछ आपको और भी बताऊंगा। फिलहाल आपको मुझे मालूम है इतना आप याद कर लेंगे, लिस्ट तैयार कर लें, कोई दिक्कत आ जाए। अब बच्चों मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूँ, क्या है वो नेक्स्ट पॉइंट, जो केएफ होता है। सर केएफ क्या होता है, अरे कितने बार बताया, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है ना बेटा, इसकी जो आप वैल्यूज देख रहे हो ना मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की, वाटर के लिए, इथेनॉल के लिए, क्लोरोफॉर्म के लिए, मेरे बच्चों ये जो वैल्यूज है ना, ये याद रखना है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, मतलब ये सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं कर रही है।
तो जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो मेरे बच्चों नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर तो डिपेंड कर रही है, लेकिन वो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही। मतलब सर इसका क्या है? अरे इसका मतलब ये है कि तुम सॉल्यूट चाहे कोई भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दो, कितनी भी क्वांटिटी में डिसॉल्व कर लो, लेकिन बात ये आती है कि जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू सॉल्वेंट पर डिपेंड है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब जैसे आप मान लो वाटर ले लो और वाटर में ग्लूकोज ऐड कर लो, सॉल्यूशन बना लो, और फिर आप कहो सर इसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होगा, तो मैं ये सॉरी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होगा, एलिवेशन फिर बोल दिया, देखो देखो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होगा, तो मैं बोलूंगा 1.86। अब अगर मान लो आपने पता चला फिर वाटर लिया, उसमें इस बार यूरिया डिसॉल्व कर दिया, फिर पूछा सर इसका क्या होगा, तो फिर मैं यही वैल्यू बताऊंगा, क्योंकि ये वैल्यू इसको यूरिया ग्लूकोज इनसे नहीं मतलब है, ये केवल सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड कर रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट is depends on only nature of solvent. It is not depends on nature and amount of solute, amount of solute। बहुत बढ़िया। अब मैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड भी एक पॉइंट आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके बाद तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही आना है, यानी जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाएंगी। आज के में तो नहीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ पाएंगे, क्योंकि अभी कई चीजें और भी बताना है। अब मैं नेक्स्ट बात आपको ये बताने जा रहा था, आप पूछेंगे सर क्या बताने जा रहे थे, तो सुनो बेटा, आपको याद रखना है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जो डेल्टा टीएफ है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो याद रखना है वैल्यू ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज पॉजिटिव। जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू है वो हमेशा किसमें होती है, पॉजिटिव में होती है। ये बात आपको ध्यान रखना, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप अपने आप लिख लेना, ठीक है ना, इतना तो कर ही लेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कैसा सर, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि अगर हम कोई सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी को डबल टाइम इंक्रीज कर दें, सुनना, मोलैलिटी को डबल टाइम इंक्रीज कर दें, समझे ना। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाले क्वेश्चंस में कई बार कहते हैं मोलैलिटी डबल कर दें, तो बताओ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मोलैलिटी डबल करना है तो कह रहे हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप घबराना नहीं, याद रखना है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो केएफ है ना, वो केवल सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, मोलैलिटी जो है वो तो मोल्स पर है। तो यानी कि याद रखो कि मोल्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, अमाउंट पर नहीं डिपेंड कर रहा, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। तो याद रखना, अगर हम मोलैलिटी को डबल टाइम इंक्रीज कर दें या 3 टाइम इंक्रीज कर दें, कितना भी इंक्रीज कर दें, लेकिन उससे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट भी, इफ मोलैलिटी increased 2 times then Kf is not affected। तो Kf पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट ही रहेगा, जैसा है वैल्यू वैसा ही रहेगा। कोई दिक्कत मेरी बात में, कोई प्रॉब्लम इतनी बातों में मुझे नहीं लगता। आइए बच्चों एक बात और करते हैं, एक चीज और पढ़ लेते हैं अभी हम लोग।
कि बच्चों यहाँ स्पेस है तो इसलिए यहाँ पे जगह ले ली हम लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो ही नहीं सकती बच्चों। बच्चों मैं ये बता रहा था कि कभी अगर आपसे ग्राफ के बारे में पूछा जाए, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ भी तो होता है ना, आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, तो 11th में नहीं 12th में पढ़ा होगा, 11th में नहीं है 12th में। तो आओ हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ भी आपको एक बार बता देते हैं। बच्चों आपको मालूम है कि ऊपर की तरफ जो एक्सेस जा रही है यहाँ पर आ रहा है वेपर प्रेशर, ओके, और नीचे जो एक्सेस जा रही है यहाँ आ रहा है टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ मेरे बच्चों वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ओके। अब बच्चों हम मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं सर, हम मान ले रहे हैं मेरे बच्चों कि यहाँ पर कोई लिक्विड फ्रोजन होने लगता है, जमने लगता है, यानी कि FR फ्रोजन लिक्विड, फ्रोजन लिक्विड ये लिक्विड है ना, ये फ्रोजन लिक्विड होगा, समझे ना। और ये मैंने यहाँ पर एक ये खींची लाइन वेपर प्रेशर की और ये नीचे जा रही है टेम्परेचर, ओके, ठीक है ना, ठीक है। अब बच्चों मैं ये बोल रहा था कि जो सॉल्वेंट होता है, जब आप, तुम्हें मालूम है जब आप टेम्परेचर को क्या कर रहे होगे, कम कर रहे हो, तो आपको मालूम है ये है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट मान लो हमारे पास है A, और सॉल्वेंट को आप क्या कर रहे हो मेरे बच्चों, धीरे धीरे आप ठंडा कर रहे हो, कूल कर रहे हो, ये सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की जगह आप चाहो तो लिक्विड भी लिख सकते हो, सॉल्वेंट लिख दो चाहे लिक्विड, ठीक है ना। सॉल्वेंट आप क्या कर रहे हो, सॉल्वेंट को ठंडा कर रहे हो, जैसे जैसे आप ठंडा कर रहे हो वैसे वैसे देखो वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है, यहां से स्टार्ट है वेपर प्रेशर कम होता, यहां तो फ्रोज हो रहा है, ओके। अब सॉल्वेंट में हमने क्या करा, कोई सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया। अब जब सॉल्यूशन बन गया तो आप याद करो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो सॉल्वेंट से कम ही होता है, तो वो लाइन और नीचे आएगी। मान लो कि सॉल्यूशन है B, तो जो सॉल्यूशन वाली लाइन है मेरे बच्चों वो और कहां पहुंच जाएगी, और नीचे पहुंचेगी, इस तरीके से ये पहुंच, ये है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन। और बेटा यहाँ पर ये जो पॉइंट टकरा रहा है, आपको मालूम है ये जो नीचे वाला पहला टेम्परेचर था है ना, और ये हो गया बच्चों दूसरा टेम्परेचर, ये पहला टेम्परेचर है T1 और ये हो गया T2, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसे मान ले रहे हैं हम क्या, T0F सॉल्वेंट का, क्योंकि देखो ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था, ये मेरे बच्चों देखो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आया, तो इसे हम TF ले, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा मेरे बच्चों, किसका किसका सर, इन दोनों का, इसे बोलेंगे हम डेल्टा TF। तो ये जो डिफरेंस है बेटा ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले देखो सॉल्वेंट को ठंडा करना शुरू करा तो उसका देखो ये वेपर प्रेशर कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, और इस पॉइंट पर आकर देखो ये फ्रीज हो गया, ठंड जम गया। और लेकिन जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे तब सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर हम शुरू से पढ़ रहे हैं और कम हो जाता है, इसीलिए सॉल्यूशन की लाइन देखो मैंने नीचे बनाई, वो ये नीचे जा रही जा रही जा रही, यहाँ पर जाके ये इससे मैच कर गई, यानी यहाँ पर सॉल्यूशन फ्रीज हो गया। तो ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमने मान लिया TF, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माना TF0, और दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये बच्चों मैंने आपको बता दिया ग्राफ, और ये बताना मेरे बच्चों जरूरी था आपको। अब बच्चों अब क्या करें सर, अब क्या करें, ग्राफ के बाद एक आध बची हुई छोटी मोटी बात और मैं बता देता हूं, वो भी सुन लो। क्या बेटा, जैसे हमारे पास दो सॉल्वेंट और एक दे दिया जाए वाटर, और मान लो कि एक दे दिया जाए बेंजीन, बेंजीन के अलावा कोई दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकता है। तो अगर हमारे पास दो सॉल्वेंट है और कोई तुमसे पूछ ले
कि इन दोनों सॉल्वेंट में किसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका कम, मतलब किसका कम है पूछ ले या पूछ ले कि किसका ज्यादा है। तो आप ये बात कैसे डिसाइड करोगे? तो मैं आपको बता दूं कि जिसका केएफ ज्यादा होता है उसका डिप्रेशन भी ज्यादा होता है। याद रखना, अगर केएफ की वैल्यू ज्यादा है तो डिप्रेशन भी ज्यादा होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया देखो वाटर का एंड मैंने दिया बेंजीन का। आप देखो जो बेंजीन है, बेंजीन का देखो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है वो 5.12 है और वाटर का देखो 1.86 है। तो बेंजीन का ज्यादा हुआ ना, इसीलिए बेंजीन का डिप्रेशन भी ज्यादा हुआ। ओके, ध्यान रखना, ये एक मैंने इंपॉर्टेंट वो पॉइंट बताया जो अक्सर हम लोगों के दिमाग में नहीं होता, माइंड में नहीं होता, और कई बार इससे आपको शॉर्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव पॉइंट, क्वेश्चन इस तरीके से बन के आपको मिल सकता है। अब मेरे बच्चों हम बिल्कुल लास्ट पर पहुंच चुके हैं। लास्ट अभी भी सर बचा है? यस बेटा, अभी भी लास्ट बचा है। अब तो सर जगह बची नहीं, अब कहाँ लिखोगे? अरे बेटा थोड़ा यहाँ लिखेंगे, थोड़ी बचेगी तो यहाँ लिखेंगे, ऐसे ही हम लोग अपना काम चलाते आ रहे हैं, ऐसे ही चलाते रहेंगे, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ वहां नहीं लिखूं, मुझे लग रहा है वहां तो बहुत कम जगह है, हम यहाँ लिखेंगे। क्या? एक फॉर्मूला सब जानते हैं, क्या है फॉर्मूला? देखो अगर आपको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फाइंड करना हो तो एक और फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है Kf इज इक्वल टू RT स्क्वायर अपॉन 1000 LF। अगर आपको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फाइंड करना है तो मैंने उसके लिए देखो एक स्टार साइन पॉइंट, एक फॉर्मूला बता दिया। न्यूमेरिकल में फॉर्मूला यूज होने वाला है बच्चों। यहां पर आपको मालूम है केएफ को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। केएफ क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। बेटा आर क्या है? आर को मेरे बच्चों हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं। आर को क्या बोलते हैं बच्चों? गैस कांस्टेंट। ओके, और बेटा यहाँ टी क्या है? तो टी को बोलते हैं बेटा हम, याद रखना क्या, हम टी को बोलेंगे यहाँ पर बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा ये? फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या सर हम इसे टीएफ नॉट ना लिख दें? बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने टी को माना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सर एलएफ को क्या माने? अरे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एलएफ क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये लिख देंगे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बच्चों एक बात और बताना चाहता हूं, लास्ट बात क्या सर? मतलब इसी से रिलेटेड है बेटा। आर की जो वैल्यू है गैस कांस्टेंट की दो होगी, कौन कौन सी? अगर मान लो आपको हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी वैल्यू अगर कैलोरी में दी जाए तो आर को आप 2 कैलोरी यूज करेंगे। लेकिन अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू जूल में दी जाए तो बेटा फिर आप आर की वैल्यू 8.314 जूल आपको बच्चों यूज करना। समझ में आ रही ना? ये वैल्यू फिर मेरे बच्चों आप यूज कर लेंगे 8.314। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इतनी बात में? मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। तो फिर बस एक लास्ट बात, अरे सर अभी तो आपने कहा था लास्ट है, बस एक आखिरी बात, और वो बात क्या है? वो बात है व्हाट इज द एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज के बारे में और पढ़ लेते हैं। एंटी फ्रीज क्या होता है ये और क्या तुम्हें मालूम है? जो ठंडे देश हैं या हमारे इंडिया में जो ठंडी जगहें हैं, कश्मीर, नैनीताल, मसूरी, ऐसी जगह, तो यहाँ पर बेटा जो कार होती है ना उसके रेडिएटर में कूलेंट के लिए, इंजन को कूल करने के लिए हम लोग वाटर डालते हैं अपने यहाँ पर।
जहाँ के हम लोग हैं यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, जहाँ नॉर्मल मौसम रहता है, वहां पर कार के रेडिएटर में हम लोग वाटर भरते हैं इंजन को कूल करने के लिए, कूलेंट के फॉर्म में हम लोग वाटर का यूज करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, जो ठंडी जगहें हैं, समझे ना, फॉरेन में या हमारे इंडिया में, जहाँ बर्फ बर्फ पर गिरती रहती है अक्सर, बेटा उन जगहों पर होता क्या है कि टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिससे क्या होगा, वो वाटर जो आप कार के रेडिएटर में भरेंगे कूलेंट के लिए, वो फ्रीज हो जाएगी, तो वो इंजन को उस तरीके से कूलिंग नहीं दे पाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें उस वाटर में कुछ मिलाना पड़ता है जो कि वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को रिड्यूस कर दे, और वो मिलाया जाता है मेनली इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल जब आप वाटर में मिक्स कर देते हैं मेरे बच्चों, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल को मिक्स करते ही साथ फिर आप देखेंगे कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो काफी नीचे चला जाए, और फिर वाटर इजिली, याद रखना है, फ्रीज नहीं हो पाएगा। तो जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है, आपको याद रखना है, इसी को हम बोलेंगे एंटी फ्रीज। क्या बोलेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल को? एंटी फ्रीज बोलेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप ये नाम याद कर लो, इथाइलिन ग्लाइकॉल को एक इंपॉर्टेंट एंटी फ्रीज माना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम। तो क्या सर इथाइलिन ग्लाइकॉल के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता? अरे बिल्कुल हो सकता है यार, हर वो चीज हो सकती है जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा दे। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात स्पेशली एक क्वेश्चन की भी कर रहे हैं ना, कि कार के रेडिएटर में वाटर कूलेंट के फॉर्म में मिला रहे हैं, ठंडी जगहों में वो जम रहा है, तो हम लोगों को उसे रोकना है जमने से, तो उसके लिए हम लोग हर चीज, तो नमक तो नहीं डाल देंगे ना कार के रेडिएटर में, चीनी थोड़ी ना डाल देंगे, शुगर डाल देंगे। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो उसके लिए ठीक है इंजन के लिए, वो इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज कर लेते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं एंटी फ्रीज। और मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा प्यारा सा, इंटरेस्टिंग सा, बढ़िया सा, मजेदार सा, सब कुछ सा वीडियो ओवर होता है। टाटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे जो आज हमने टॉपिक किया है। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।